मम्मी, राकेश का एक्सीडेंट हो गया है। आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। राकेश की हालत गंभीर है। घबराते हुए ऋचा ने अपनी माँ को फ़ोन पर कहा। उसकी माँ ने कहा, हाँ, हम अभी आते हैं। बोलकर ऋचा की माँ दमयंती जी ने अपने बेटे दीपक और बहू रानी को सारी बात बताई और वे लोग हॉस्पिटल जाने निकल पड़े। हॉस्पिटल पहुंचकर देखा तो दामाद राकेश आईसीयू में थे और उनकी बेटी ऋचा बहुत रो रही थी। दीपक के पूछने पर ऋचा बोली, भाई, मैं, राकेश और दोनों बच्चे कल रात राकेश के फ्रेंड के बेटे के जन्मदिन की पार्टी से वापस आ रहे थे। तब अचानक दाईं ओर से एक गाड़ी आई और उसने हमारी कार को टक्कर मार दी। मुझे और बच्चों को तो थोड़ी सी चोट आई, मगर राकेश की हालत गंभीर है। 2-3 दिन दमयंती जी और भाई दीपक ऋचा के साथ हॉस्पिटल में ही रुके, जिसमें दीपक कभी कभार मेडिकल से दवाइयाँ ले आता। फिर दीपक को भी ऑफिस जाना था तो वह हॉस्पिटल से घर चला गया। और ऋचा के पिता भी एक पाँव से अपाहिज थे, तो दमयंती जी भी ऋचा से दामाद जी का ध्यान रखने बोल अपने घर चली आईं। करीबन 6 दिन बाद आज राकेश को होश आया और उसे घर वालों से मिलने की इजाज़त दी गई थी। राकेश को होश में देखकर ऋचा की जान में जान आई थी, मगर डॉक्टर के कहे मुताबिक अभी राकेश को 8 से 10 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। राकेश के ऑफिस से उनके बॉस राकेश से मिलने हॉस्पिटल आए और ऋचा को 2 लाख रुपये देकर गए। वैसे ऋचा अब तक राकेश की सेविंग से 4 लाख रुपये और खुद के गहने बेचकर आए पैसे हॉस्पिटल में भर चुकी थी। राकेश के दोस्तों ने भी 2 लाख रुपये का जुगाड़ कर ऋचा की मदद की थी। आज राकेश के बॉस ने भी 2 लाख रुपये दिए थे। अब हॉस्पिटल में जमा करने के लिए ऋचा को 3 लाख रुपये की और ज़रूरत थी। दरअसल राकेश का हेल्थ इंश्योरेंस अभी 4 दिन पहले ही खत्म हुआ था, जिसे राकेश रिन्यूअल कराने ही वाला था, मगर बीच में ऑफिस के काम से उसे बाहर जाना पड़ा, जिस वजह से वह हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं करा पाया और उसके साथ अकस्मात इतना बड़ा हादसा घट गया। वैसे तो अब तक ऋचा ने हॉस्पिटल का सारा खर्चा खुद भर दिया था, मगर वह यह लास्ट 3 लाख रुपये भरने के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब तक तो उसने अपनी सेविंग्स गहनों से जुगाड़ कर लिया था और राकेश के ऑफिस के बॉस और दोस्तों ने भी ऋचा के मांगने से पहले ही ऋचा की मदद की थी, मगर अब 3 लाख रुपये और भरने थे। कुछ रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। तभी उसे अपने मायके की याद आई। ऋचा अपने मायके पहुंची और उसने अपने पापा से 3 लाख रुपये मांगे। पिता गिरधारी लाल जी एक पाँव से वैसे भी असहाय थे। उनके महीने की पेंशन भी उनके बेटे के हाथ में चली जाती थी। वे बोले, बेटा, इस मामले में शायद दीपक ही तेरी कुछ मदद कर पाए। ऋचा अपनी माँ दमयंती जी के पास गई और बोली, माँ, सिर्फ 3 लाख रुपयों की बात है, फिर राकेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। आप बात करिए ना भैया से, मैं फिर वो 3 लाख वापस लौटा दूंगी। दीपक भैया से सिर्फ 3 लाख रुपये दिलवा दीजिए। दमयंती जी बोली, ऋचा, मैं तो कहती हूँ कि तुझे यह पैसे तेरे ससुराल वालों से मांगने चाहिए। आखिर राकेश जी उनके इकलौते बेटे हैं और यदि तेरे ससुराल वाले पैसे देने से इनकार करें तो केस ठोक देना उन पर। और हाँ, गहने तो तूने बेच दिए, मगर अब अपना फ्लैट बेचने की गलती मत करना। और रही बात दीपक से पैसे लेने की, तो बेटा, दीपक कहाँ से पैसे देगा? अभी उसे भी आर्थिक तंगी चल रही है। तूने देखा ना हॉस्पिटल में भी कैसे तेरा भाई भाग भाग कर जमाई बाबू के लिए दवाइयाँ ला रहा था। यह सब सुनकर ऋचा की भाभी रानी रसोई से आई और बोली, ऋचा दीदी, 100 आने सही बात कह रही हैं सासू माँ। दीपक पर भी अभी बहुत बोझ है जिम्मेदारियों का, वह कहाँ से तुम्हारी मदद कर पाएंगे। ऋचा, जो कि अपनी माँ के दरवाजे के पास खड़ी थी, वापस उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी माँ और भाई तथा भाभी उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। वह बहुत दुखी हुई और फटाफट मायके की सीढ़ियों से नीचे उतर आई, जिसकी आवाज़ पिता गिरधारी लाल जी के कानों तक गूंज पड़ी। बेचारे असहाय गिरधारी लाल जी अपनी पत्नी और बेटे का रवैया भली भांति पहचानते थे। पैसों की कोई कमी ना होते हुए भी आज एक सगी माँ और सगे भाई ने इस घर की बेटी की मदद करने से इनकार कर दिया था। गिरधारी लाल जी को अपनी बेटी के लिए मन ही मन में बहुत दुख हुआ, मगर वे लाचार थे, कर भी क्या सकते थे। गिरधारी लाल जी का मन बेटी के लिए बेचैन हो उठा। उन्हें मन तो कर रहा था कि वे अपनी बेटी को रोक ले, मगर रोक कर देंगे भी क्या? उनके पास उनका अपना था ही क्या? दमयंती जी ने कभी अपनी पति की बात मानी कहाँ थी। हमेशा उनके अपाहिज होने पर उनको उलाहने ही देती आई थी वे। बेटे दीपक और दमयंती जी ने मिलकर अपने पिता को एक किनारे कर दिया था। उनका होना न होना बराबर था। परिवार में उनका कोई वैल्यू नहीं था।
जब तक वे कमाते थे तब तक तो उनकी इज्जत थी, मगर उनके रिटायर्ड होने के बाद उनका होना ना होना घर वालों के लिए एक बराबर था। दमयंती जी हर बार गलत बातों में भी बेटे दीपक का साथ दिया करती थी। आज बेटे के पैसे खर्च ना हो जाए, इसलिए अपनी ही बेटी को ज़रूरत के समय दमयंती जी ने पैसों के लिए मना कर दिया था। ऋचा ने यहाँ नीचे आकर टैक्सी पकड़ी और उसमें बैठकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस माँ और भाई भाभी के कहने अनुसार ऋचा अब तक चलती आई थी, आज उन्हीं लोगों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। ऋचा अच्छे से जानती थी कि उसके मायके में पैसों की कोई कमी नहीं है और सिर्फ 2-3 बार मेडिकल से दवाई ले आना क्या एक भाई का अपनी बहन के प्रति इतना ही फर्ज बनता है जो आज उसे गिनाया जा रहा था। उस दिन हॉस्पिटल में भी भाई दीपक ने एक बार भी नहीं कहा था कि कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो मैं मदद कर दूंगा। ऋचा के पास भी अब और कोई आस न थी, इसलिए वह अपने मायके या 3 लाख रुपये मांगने पहुंची थी। ऋचा को गांव में रह रहे अपने सास ससुर की याद आई, मगर उसने अब तक उन्हें राकेश के एक्सीडेंट की खबर तक नहीं दी थी। ऋचा को वह दिन याद आ गए जब उसने राकेश की पत्नी बन ससुराल की चौखट पर अपने कदम रखे थे। ऋचा ने शादी के बाद कभी अपने सास ससुर को इज्जत नहीं दी, क्योंकि वे दोनों गांव से थे। राकेश यहाँ शहर में नौकरी करता था, जहाँ उसे ऋचा से प्यार हुआ और उसने ऋचा से शादी करने का मन बना दिया। मगर राकेश ने अपनी शादी के बाद उसके माता पिता को भी हमेशा के लिए यहाँ अपने पास शहर बुला लिया था, जो बात ऋचा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। ऋचा ने अपने सास ससुर को हर पल नीचा दिखाया, जिसमें ऋचा की माँ ने उसका बहुत साथ दिया। दमयंती जी हमेशा ऋचा को यही सिखाती थी कि बेटा, उन लोगों को क्या ज़रूरत है तुम्हारे साथ रहने की, जाकर रहें अपने गांव, अपने घर। वहाँ उनकी खेती बाड़ी का व्यवसाय है, उन्हें वही संभालना चाहिए। जाने तो कैसे रहती होगी इन देहाती लोगों के साथ। ऋचा भी तो कहाँ रहना चाहती थी गाँव के इन सीधे साधे लोगों के साथ, और ऐसे में दमयंती जी ने उसे अपने सास ससुर के खिलाफ और भड़काया। इसीलिए तो ऋचा ने घर में झगड़े करना शुरू कर दिया था, जिससे सास ससुर भी हमेशा के लिए वापस गांव चले गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े हों। ऋचा ने राकेश से भी अपने माता पिता से रिश्ता तुड़वाना चाहा, मगर राकेश ने ऋचा का कहा कभी नहीं माना। वह जान गया था कि उसके माता पिता को ऋचा कभी अपना नहीं पाएगी, इसलिए इन सभी को साथ में रखना उसके वश में नहीं था। राकेश के माता पिता अब हमेशा के लिए गांव जाकर बस गए थे। दमयंती जी ने बेटी ऋचा को हमेशा श्रेय दिया कि वह जितना अकेली रहेगी उतना ही खुश रहेगी। इतने में टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, मैडम, आ गया आपका हॉस्पिटल। ऋचा अपने विचारों से एकदम से बाहर आई और टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में जाकर देखा तो राकेश अपने दोनों बच्चों के साथ बातें कर रहे थे। दोनों बच्चे बोल रहे थे, पापा आप जल्दी कब ठीक हो जाइएगा, आप कब घर आएंगे? राकेश बोला, बस बेटा, जल्दी ही हम सभी घर चलेंगे। राकेश ऋचा को देखते ही बोला, ऋचा, तुमने मेरे मम्मी पापा को मेरे एक्सीडेंट की खबर दी या नहीं? ऋचा बोली, कहीं उन्हें इस उम्र में कोई झटका न लग जाए, वो कुछ ज़्यादा ही परेशान न हो जाए, इसलिए अभी तक मैंने उन्हें फ़ोन पर कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें खुद गांव जाकर यहाँ लाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप अपने मम्मी पापा को याद कर रहे हैं, आपकी हालत में अभी काफ़ी सुधार है, इसलिए मैं खुद जाकर आपके माता पिता को यहाँ लेकर आऊँगी, आप चिंता मत करिए। राकेश बोला, मगर यहाँ से तुम्हारे हमारे गांव जाने में 5 घंटे लग जाएंगे ऋचा, और तब तक बच्चे कहाँ रहेंगे? ऋचा बोली, अपनी बगल वाली भाभी से मेरी इस विषय में बात हो गई है, वे हमारे बच्चे को 1 दिन के लिए संभाल लेंगी। मैं कल सुबह ही लाने के लिए उन्हें गांव निकल जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह ऋचा टैक्सी करके अपने सास ससुर को लाने के लिए निकल गई। ऋचा घर पहुंची तो देखा घर में सास गोदावरी जी घर के काम कर रही थी। गोदावरी जी ऋचा को देखते ही बोली, अरे बहू, आओ, तुम अकेली आई हो, राकेश कहाँ है? ऋचा को 1 गिलास पानी पीने को दिया। ऋचा ने पहुंचते ही अपनी सास को राकेश के एक्सीडेंट की खबर दी। उनका यह सुनकर दिल ही बैठ गया और वे पास वाले छोटू को बुलाकर बोली, जा छोटू, राकेश के पिताजी को खेतों से बुला ला और कहना राकेश भैया का एक्सीडेंट हो गया है, और हाँ, जरा धीरे से यह खबर देना, अब उनकी भी उम्र हो गई है, कहीं यह खबर सुन के उनके दिल को धक्का न लग जाए। थोड़ी देर में छोटू गिरधारी लाल जी को बुलाकर ले आया और यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गिरधारी लाल जी आते ही बोले, गोदावरी, तिजोरी में कम से कम 2 लाख रुपये होंगे, वह ले ले। गोदावरी जी बोली, और मेरे गहने?
वे किस दिन काम आएंगे वह भी मैं ले लेती हूँ। ऋचा आज एक माँ पिता का अपने बेटे के लिए ऐसा अद्भुत प्यार देख पा रही थी जिसे उसने अपने मायके में कभी महसूस नहीं किया था, और उसे अपने किए पे बहुत पश्चाताप हो रहा था। गिरधारी लाल जी और गोदावरी जी ने खुद भी उतने पैसे वाले नहीं थे, मगर उन्होंने सारे पैसे और गहने लिए और ऋचा के साथ आकर एक टैक्सी में बैठ गए। उन दोनों का यह प्यार देखकर ऋचा जोर जोर से टैक्सी में ही रोने लगी। गोदावरी जी बोली, ऋचा बेटा, तुम अपने माता पिता की कसम खाकर बताओ कि राकेश ठीक तो है ना? तुम्हें ऐसे रोते देख मेरा दिल एकदम से बैठा जा रहा है। क्या बात है बेटा? ऋचा बोली, मम्मी, मैं अपने माता पिता की कसम खाकर कहती हूँ कि राकेश अब ठीक है। मम्मी पापा, मैंने जो आप लोगों के साथ बर्ताव किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। गिरधारी लाल जी और गोदावरी जी बोले, बेटा वह सब पुरानी बातें हैं और हम तो वह सब कब का भूल चुके हैं। अभी तो बस एक बार राकेश को देख ले, फिर हमें चैन आ जाएगा। ऋचा के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह सुबह से भूखी है, उसने अब तक कुछ खाया नहीं है। गोदावरी जी बोली, मैं भी कितनी भुलक्कर हूँ ऋचा, जल्दी जल्दी में तुझे कुछ खाने को भी कहना भूल गई। ऋचा एक काम कर, रास्ते में टैक्सी रुकवा और तू कुछ खा ले। अगर तू ठीक नहीं होगी तो कैसे राकेश को संभालेगी? ऋचा बोली, नहीं माँ, मुझे तो बस आज अपनी गोदी में सर रखकर सोने दो। आज मैं समझ चुकी हूँ कि माँ की ममता क्या होती है। अब तक जो स्वार्थ रूपी चश्मा मेरी आंखों पर पड़ा था वह आज उतर गया है। ऋचा गोदावरी जी की गोदी में अपना सर रखकर सो गई। थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल आ गया। राकेश अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। ऋचा ने भी बची हुई रकम हॉस्पिटल में जमा करवाई और कुछ ही दिनों में राकेश की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। सभी लोग घर आकर एक साथ रहने लगे। गोदावरी जी के आने से ऋचा को हर काम में बहुत मदद मिली और राकेश की तबीयत में भी जल्दी जल्दी सुधार हो रहा था। आज ऋचा को अपने मायके और ससुराल में फ़र्क समझ आ गया था। जिस मायके के दम पर ऋचा इतना इतराती थी, ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं मायके वालों ने हाथ खड़े कर दिए। उन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। एक माँ ने ऐसे समय में अपना पल्ला झाड़ लिया, वहीं दूसरी माँ ने ऐसे समय में उसका साथ दिया। ऋचा सोच रही थी कि काश वह कभी अपनी माँ की बातों में नहीं आई होती तो उसका बसा बसाया घर नहीं उजड़ता और ना वह सास ससुर को इतने ताने देती। आज यही सास ससुर बेटे बहू के काम आए, जबकि एक समय पर ऋचा ने उनका खूब अपमान किया था, उन्हें बहुत भला बुरा कहा था। राकेश अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ऋचा के सास ससुर अब वापस अपने गांव जाने की तैयारी शुरू करने लगे। तब ऋचा बोली, माँ जी, पिताजी, यदि आप लोग वापस गांव जाकर रहने की बात करोगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। वैसे भी इन महीनों बहू से इतना स्नेह मिला था कि गांव तो वे लोग भी नहीं जाना चाहते थे, मगर राकेश के एक्सीडेंट की ऐसी खबर सुनकर सब कुछ बिखरा हुआ छोड़कर आए थे। गोदावरी जी बोली, बेटा हम लोग वापस जरूर आएंगे। तुझे तेरी गलतियों का पछतावा हुआ, हमारे लिए तो यही काफ़ी है। लेकिन तू घबरा ना, हम लोग वहाँ से सारा काम समेटकर वापस आ जाएंगे। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि हर माँ बेटी को सही सलाह ही देती है। कुछ माँ अपनी बेटी की घर गृहस्थी में आग लगाने का भी काम करती है। इसलिए हो सके तो कभी अपनी बेटियों को उनके ससुराल के लिए गलत सलाह ना दे, उनकी गृहस्थी में अपना सुझाव न दे। बहू को अपने सास ससुर की हमेशा कद्र करनी चाहिए। आखिर बुढ़ापे में वे अपने बेटे से अलग कैसे रह पाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।